हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। आज की टॉपिक में डिस्कस करेंगे सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को। तो आज के प्रैक्टिस सेट को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, क्वेश्चन है कि चांद बीबी रानी थी। ऑप्शन के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं, बीजापुर की, अहमदनगर की, बरार की और गोलकुंडा की। तो चांद बीबी जो रानी थी, इस क्वेश्चन का जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बीजापुर। चांद बीबी जो हैं एक बहुत ही फेमस महारानी थी और इनका जो संबंध था वो अहमदनगर से था। तो यहाँ पर अहमदनगर भी ऑप्शन में आया हुआ है, तो हम लोग थोड़ा सा इनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। जो चांद बीबी थी वो अहमदनगर के जो शासक थे हुसैन, इन सभी पॉइंटों को सभी लोग ध्यान से देखिएगा। हुसैन निजाम शाह, हुसैन निजाम शाह की ये पुत्री थी और इनका जो विवाह होता है वो बीजापुर के शासक जो होते हैं वो अली आदिल शाह से इनका विवाह होता है। तो इन दोनों पॉइंटों को याद रखिएगा। चांद बीबी जो थी वो पुटअप किया जाता है कि रानी थी, तो ये रानी जो थी वो बीजापुर की थी। जब अली आदिल शाह की मृत्यु हो जाती है तो चांद बीबी जो थी अपने नाबालिग बेटे की जो संरक्षक के रूप में शासिका बनती हैं बीजापुर की। और यही चांद बीबी जो थी वो कुछ टाइम के बाद वो बीजापुर के छोड़कर अहमदनगर चली आती हैं। और पिछली प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पुटअप किया था। इनसे रिलेटेड एक पेंटिंग निर्मित की गई थी कि चांद बीबी पोलो खेलते हुए किस शैली की ये प्रसिद्ध पेंटिंग है। उस प्रैक्टिस सेट को जिन लोगों ने सॉल्व किया हो या इसका आंसर जिन लोगों को आते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेंटिंग को। अगला क्वेश्चन रहा कि भारत का नेपोलियन किसकी उपाधि है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य, रामगुप्त, समुद्रगुप्त और बुद्धगुप्त दिया गया है। तो भारत का नेपोलियन जिसको हम लोग उपाधि से संबोधित करते हैं वो थे समुद्रगुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि पंचतंत्र किसने लिखा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पंचतंत्र है। इस क्वेश्चन के 4 विकल्प दिए गए हैं, विशाख दत्त, शूद्रक, विष्णु शर्मा और जयदेव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विष्णु शर्मा, क्योंकि विष्णु शर्मा जी के द्वारा ही इस पंचतंत्र का संकलन करता माना जाता है। पंचतंत्र जो है ये बहुत ही फेमस है और इसका जो संस्कृत में इसको लिखा गया था। और ये जो विष्णु शर्मा जी थे ये गुप्त काल के माने जाते हैं। इनको याद रखिएगा, किस काल के? गुप्त काल के माने। इनका जो एक बहुत ही फेमस अगर बात किया जाए इस पंचतंत्र का, तो पंचतंत्र का आप लोगों ने देखा कि मुगलों के शासनकाल में इसका फारसी में जो अनुवाद किया गया था उसका जो नाम था वो क्या था? नाम अनवरे सुहेली। इसको याद रखिएगा। यही पंचतंत्र है जिसका फारसी में अनुवाद किया गया था। फारसी अनुवाद है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन ये पुटअप किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। और इस क्वेश्चन के 4 विकल्प फतेहपुर सीकरी में, सासाराम में, आगरा में और दिल्ली में दिया गया है। तो शेर शाह का जो मकबरा है वो सासाराम में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। और ये जो सासाराम स्थित है ये कहाँ पर स्थित है? बिहार राज्य में स्थित है। इसको याद रखिएगा। इसी सासाराम में शेर शाह सूरी का जो मकबरा है बहुत ही फेमस ये मकबरा माना जाता है और अक्सर एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि जोधाबाई महल स्थित है
फतेहपुर सीकरी में, दिल्ली में, अजमेर में और पानीपत में। तो जोधाबाई महल जो स्थित है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी के बारे में अगर हम लोग डिस्कस कर लें तो यहाँ से बनने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को भी हम लोग आने वाले एग्ज़ाम के लिए आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, ये भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। और फतेहपुर सीकरी को और भी किस नाम से जानते हैं, यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। तो हम लोग देखेंगे फतेहपुर सीकरी जो नगर की स्थापना की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, तो अकबर के द्वारा की जाती है। इसको याद रखेंगे, अकबर के द्वारा। और अकबर जब गुजरात विजय के बाद जिस नगर की स्थापना करते हैं वो फतेहपुर सीकरी होती है। तो इसकी स्थापना का जो टाइम माना जाता है वो 1572 का समय माना जाता है। याद रखने वाली बात है, इसी फतेहपुर सीकरी को हम लोग विजय नगर के भी नाम से जानते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि गुजरात विजय के बाद इस नगर की स्थापना अकबर के द्वारा किया जाता है, तो इसे हम लोग विजय नगर के भी नाम से जानते हैं। और इसी फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा जोधाबाई का महल निर्मित किया गया था। अगर जोधाबाई महल के बारे में बात किया जाए कि इसकी निर्माण कितने टाइम में किया जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि 1572 में इसका कार्य प्रारंभ होता है और इसका कार्य जो होता है वो 1585 तक पूर्ण हो जाता है। अर्थात इसके टाइम ड्यूरेशन को भी आप लोग याद रखेंगे। अगर यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लें कि इसका निर्माण का जो श्रेय दिया जाता है वो किसे दिया जाता है, तो उसका निर्माण का जो श्रेय दिया जाता है, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो थे बहाउद्दीन। ये बहाउद्दीन को ही इस जो महल के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अक्सर एग्जाम के रिलेटेड ये क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लोग फतेहपुर सीकरी की और भी ऐतिहासिक इमारतों के ऊपर अगर बात करें तो फतेहपुर सीकरी में जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो तो जोधाबाई का महल बहुत ही विख्यात रहा। यहाँ पर हम लोग पंचमहल देख लेते हैं, इसको याद रखिएगा, पंचमहल भी याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक और जो कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, हवा महल, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर बीरबल का महल भी है। किसका? बीरबल का महल भी स्थित है। यहीं पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जामा मस्जिद। ये जितने भी पॉइंट आप लोगों को डिस्कस किया जा रहा है इसको याद रखेंगे। यहीं पर आप लोगों को देखने को मिलेगा बुलंद दरवाजा। ये जितने भी पॉइंट आप लोगों को डिस्कस किए जा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं पर आप लोगों को देखने को मिलेगा शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। ये जितनी भी आप लोगों को इमारत फतेहपुर सीकरी में देखने को मिलेंगे वो अपने आप में बहुत ही उत्कृष्ट हैं और अक्सर यहाँ पर जो है वास्तुकला की दृष्टि से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो इन सभी पॉइंटों को आप लोग नोट रखिएगा। ये जितनी भी आप लोगों को बताए जा रहे हैं ये सभी के सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखिएगा। अगला 6 नंबर का क्वेश्चन है कि हमीदा बानो बेगम पत्नी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे, इसको डबल स्टार करेंगे। तो हमीदा बानो बेगम यहाँ पर पत्नी पुटअप किया जा रहा है, तो इस क्वेश्चन का बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हुमायूं की पत्नी थी। पत्नी किसकी थी? हुमायूं की। और हमीदा बानो बेगम माँ किसकी थी? तो याद रखेंगे माँ जो थी वो अकबर की माँ थी। इन दोनों पॉइंटों को याद रखिएगा, अक्सर कन्फ्यूजन होता है। हमीदा बानो बेगम जो थी वो अकबर की माँ थी और हुमायूं की पत्नी थी। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है। 7 नंबर का क्वेश्चन है कि हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया? ऑप्शन के रूप में विक्रयशिला, तक्षशिला, मगध और नालंदा दिया गया।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नालंदा, क्योंकि हर्ष की द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षण दिया गया था। इसी नालंदा विश्वविद्यालय के संरक्षण के लिए हर्ष के द्वारा 100 गांव जो थे वो दान में दिए गए थे इसकी संरक्षण के लिए। अगर हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय की अगर बात किया जाए तो इसकी स्थापना जो थी वो किसके द्वारा किया जाता है, तो वो कुमार गुप्त के द्वारा किया जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रखिएगा। कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, किसकी, नालंदा विश्वविद्यालय की। और यही नालंदा विश्वविद्यालय है जहाँ पर चीनी यात्री वेन सांग यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे और अपने यात्रा वृत्तांत में यहाँ के उल्लेख के बारे में भी अवतरित करते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन है कि चालुक्य वंश की राजधानी थी। सभी लोग जानते हैं ये एग्ज़ाम में बहुत ही बार क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि चालुक्यों की राजधानी क्या थी। ऑप्शन के रूप में वातापी, मान्यखेट, कन्नौज और कांची दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो वातापी हो जाएगा। इसी को हम लोग वातापीपुरम के भी नाम से जानते हैं, जो कि चालुक्य वंश की राजधानी मानी जाती है। यहीं पर बादामी की गुफाएं भी देखने को मिली जाती है, जहां पर उत्कृष्ट नक्काशी और कला के संरक्षण भी हमें देखने को मिलते हैं बादामी में। तो ये पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। अगला 9 नंबर का क्वेश्चन है कि पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था। यहाँ पर आप लोगों को टिक करना होगा। यहाँ पर पल्लव वंश का अंतिम शासक पुटअप किया जा रहा है और ऑप्शन में दिया जा रहा है राजराज प्रथम, निप्रतुंग वर्मन, कर्क तिथि और अपराजित वर्मन। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन रहेगा वो हो जाएगा अपराजित वर्मन। जो थे वो पल्लव राजवंश के अंतिम शासक माने जाते हैं, इनको याद रखेंगे। अगला 10 नंबर का क्वेश्चन है कि अकबरनामा का लेखक कौन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अकबरनामा। ऑप्शन के रूप में दिया गया है अब्दुल रहीम, रश खान, अबुल फजल और बाबर। तो अकबरनामा का जो लेखक माना जाता है वो अबुल फजल को माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था। ऑप्शन के रूप में मचान पर, कंदरा में, झोपड़ी में, इन सभी में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं तो इसका जो सही ऑप्शन आप लोगों को टिक करना होगा वो डी को टिक करना होगा, क्योंकि प्रागैतिहासिक युग में मानवों के द्वारा मचानों पर भी देखने को मिलता है साक्ष्य, कंदराओं में भी साक्ष्य देखने को मिलता है, झोपड़ियों में देखने को मिलता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो इन सभी में देखने को मिलता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करेंगे, क्योंकि प्रागैतिहासिक युग में मानव जो है वो कंदराओं में भी, मचानों पर भी और झोपड़ियों में भी रहता था। तो याद रखेंगे। अगला 12 नंबर का क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी। ऑप्शन के रूप में दिया गया है मथुरा, पाटलिपुत्र, वाराणसी और प्रयाग। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्रा थी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। इसी को आज हम लोग पटना के भी नाम से जानते हैं। इसी पटना को हम लोग कुसुमपुर के भी नाम से जानते हैं। ये सभी बातों को आप लोग याद रखा कीजिए, किसी भी रूप में अगर ये लोग क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो आप लोगों से मिस न होने पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन गुप्त शासक नहीं था, और ऑप्शन के रूप में दिया गया है रामगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और देवगुप्त। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, क्योंकि जो देवगुप्त थे वो गुप्त शासक नहीं थे और ऑप्शन में जो चंद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त और रामगुप्त, ये जितने तीनों थे ये गुप्त शासक माने जाते हैं। तो इनको याद रखेंगे। जो गुप्त शासक नहीं थे वो देवगुप्त नहीं थे। नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन है कि अश्वघोष का संबंध था। ऑप्शन के रूप में वर्धन, मौर्य, कुषाण और गुप्त दिए गए हैं।
तो अश्वघोष का जो संबंध रहा है वो कुषाण से रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अश्वघोष बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इनकी एक बहुत ही फेमस जो रचना है वो क्या है, बुद्ध चरित। इसको लिखने वाले जो थे वो अश्वघोष थे। तो लेखक कौन थे, अश्वघोष थे। किसके, बुद्ध चरित को। इसको याद रखिएगा, बहुत ही फेमस अश्वघोष थे और इनका जो संबंध अगर पुटअप करें तो वो कुषाणों के शासनकाल से ये रिलेटेड माने जाते हैं। तो इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन है कि रामायण लिखी वाल्मीकि ने, वेद व्यास ने, मनु ने या कौटिल्य ने। तो सभी लोग जानते हैं कि रामायण को लिखने वाले जो थे वो वाल्मीकि जी थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था। ऑप्शन के रूप में कृष्ण प्रथम, गोविंद द्वितीय, दंतीदुर्ग और इनमें से कोई नहीं दिया गया है ऑप्शन में। तो मैंने कहा कि आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन है, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं। तो दोस्तों आज के टॉपिक में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन को सॉल्व किया। आज का टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिएगा। इसी प्रकार से हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।